तो टोटल पढ़ाई के लिए मेरे पास 4 से 5 घंटे 6 घंटे कभी कभी मिलते थे। मॉक्स तो डेली, मॉक्स ही तो ब्रह्मास्त्र था मेरा। तो मैंने सोचा कि अगर कुछ जॉब करना ही है तो क्यों ना गवर्नमेंट जॉब के लिए 1-2 साल तैयारी करके देखते हैं कैसा होता है। ये मेरा पहला और आखिरी ही अटेम्प्ट था। सिर्फ एक ही इंसान को भरोसा था कि मैं इस बार ही एग्जाम निकाल लूंगा। वो मैं भी नहीं, वो मेरा एक फ्रेंड है राजा श्रीवास्तव। करना है तो जान लाया करो, नहीं तो जाने दो। तो मैं बस इसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा था कि करेंगे नहीं तो फिर छोड़ ही दे देंगे, फिर क्यों ही करना है। उनको अभी तक यही लगता है कि ये एक पुलिस वाली जॉब है। ये पुलिस है, मतलब पुलिस बन गया मेरा बेटा। उनको कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में बहुत ज्यादा कि क्या इस पे काम है क्या नहीं काम है। वर्दी का ही मतलब एक बात चल रहा है कि हाँ वर्दी मिल रही है, सबको वही बता रहे कि वर्दी वाली जॉब है, 3 स्टार वाली जॉब है। और बस जीके में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा है। जीके में मैंने समय डेली 4 से 5 घंटे जीके में मैंने दिया है। पिनाकल बुक मैंने सॉल्व किया बढ़िया से 2-3 बार। आप मॉक देना शुरू करो, आप वेट मत करो कि मेरा सिलेबस 50% कंप्लीट हो जाएगा, 70% सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा। मेरा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन सिलेक्शन हो चुका है। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मोटिवेशन फैक्ट्री के शानदार प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अंकित शर्मा और आज की इस वीडियो में हमारे साथ राज रोशन भाई हैं। एसएससी सीजीएल 2023 में एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पे इनका चयन हुआ है। खास बात ये रही कि इनकी मार्च 2023 में तैयारी शुरू करी, प्राइवेट जॉब में ऑलरेडी थे, 4-5 महीने की तैयारी में एसएससी सीजीएल क्रैक किया है। तो जानेंगे क्या इनकी खास रणनीति रही, क्या स्ट्रेटजी रही, क्या क्या चीजें उन्होंने फॉलो करी कि इतना जल्दी एसएससी सीजीएल को क्रैक किया है। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी क्वेरीज होते हैं आप डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो राज भाई बहुत बहुत स्वागत है मोटिवेशन फैक्ट्री पर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस अचीवमेंट के लिए। तो एक बार ऑडियंस को अपना इंट्रो दे दीजिए। मेरा नाम राज रोशन है, मैं पटना बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2021 में ख़त्म की और 2 साल से मैं इन्फोसिस में काम कर रहा था और मार्च 2023 में मैंने अपनी तैयारी शुरू की है। ओके, तो क्या ओवरऑल आपकी पढ़ाई लिखाई क्या रही, ग्रेजुएशन में क्या किया? ग्रेजुएशन में मैंने बीटेक किया है और कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया मैंने। ओके। शुरुआती पढ़ाई लिखाई की बात करें, स्कूलिंग ये कहाँ पे हुई है, कैसी रही? स्कूलिंग मेरी पटना में हुई है। 2014 में मैंने अपना मैट्रिकुलेशन पास किया, फिर 2016 में अपना इंटरमीडिएट पास किया और उसके बाद फिर मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। तो आप इन्फोसिस में अच्छी खासी जॉब कर रहे थे प्राइवेट, तो फिर ये गवर्नमेंट का कैसे, एसएससी सीजीएल का कैसे सोचा, कैसे प्लान बनाया? जॉब अच्छी खासी थी, सैलरी कम थी। ओके। तो ये भी एक मोटिवेशन था कि गवर्नमेंट जॉब में आना है और भी बिहार में थोड़ा गवर्नमेंट जॉब का क्रेज थोड़ा ज्यादा है, तो ये भी एक मोटिवेशन था। ओके, तो कब से तैयारी शुरू करी आपने, कौन से मतलब कैसे तैयारी शुरू करी ओवरऑल? मैंने तैयारी मार्च 2023 में ही शुरू की। उससे पहले मेरा बैकग्राउंड मैथ्स का था, तो मेरी मैथ्स और रीजनिंग थोड़ी बेटर थी। इंग्लिश पे भी थोड़ा कम काम करना पड़ा। हाँ, जीके थोड़ी वीक थी तो उस पर थोड़ा मेहनत ज्यादा लगा। ओके, कोचिंग कहाँ से की? कोचिंग मैंने कहीं से नहीं लिया, मैंने यूट्यूब से ही सारी तैयारी की है। ओके, यूट्यूब से फ्री में? जी, फ्री में। कोई ऑनलाइन भी कोर्स नहीं लिया? जी नहीं, कोई भी ऑनलाइन कोर्स नहीं लिया। ओके, तो एक्साइज इंस्पेक्टर बनने का ही सोचा था कि और कोई पोस्ट मन में थी? ऐसे तो कोई खास पोस्ट मन में थी नहीं, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा नॉलेज मुझे थी ही नहीं। अभी भी लग रहा है मैं प्रिपरेशन फेज में ही हूँ, तो इसके बारे में ज्यादा पोस्ट के बारे में मुझे नॉलेज नहीं थी। 2-3 पोस्ट थी, इनकम टैक्स था, एक्साइज था और एएसओ बस जानता था, उसके बारे में कुछ खास आइडिया था नहीं मुझे। अब जाके कुछ जानकारी मिली। ओके, अगर आपके पारिवारिक परिवेश की बात करें, फैमिली बैकग्राउंड तो कैसा है, कौन कौन है? मेरे फैमिली में मेरे माताजी पिताजी हैं, मेरा एक भाई और एक छोटी बहन है, मेरे दादाजी भी हैं। पिताजी फाइनेंशियली कुछ ज्यादा अच्छा हम लोग का बैकग्राउंड है नहीं। पिताजी जोमेटो में डिलीवरी भी कर चुके हैं पहले और अभी एक इंजीनियरिंग कॉलेज में मेस में काम करते हैं, वहाँ कैंटीन में। और माताजी मेरी एक हाउसवाइफ है। तो पटना में आप घर पे रह के तैयारी करी, कहीं रूम वगैरह ऐसे लिया? जी, मैं घर पे रह के तैयारी कर रहा था। मेरा ड्यूटी भी वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा था, तो उसका भी मुझे फायदा मिला। ड्यूटी भी 8 घंटे की थी लेकिन फिर भी तैयारी हो रही थी साथ ही। ओके, कैसे मैनेज कैसे करते थे आप? ड्यूटी भी करते थे तो 8 घंटा वहां भी आपको देना है, फिर उसी लैपटॉप पे या फिर उसी फोन पे स्क्रीन के सामने फिर पढ़ना भी है, कैसे मैनेज होता था? ज्यादातर मैं लेक्चर्स पे डिपेंड नहीं करता था, ज्यादातर मैं बुक्स पे डिपेंड करता था, इसलिए क्योंकि लेक्चर्स देखने के लिए, स्क्रीन देखने के लिए मैं थक चुका होता था। मेरी आंखें थक चुकी होती थी ज्यादातर। और सुबह 9 बजे से मेरी ड्यूटी शुरू होती थी, शाम के 5-6 बजे तक चलती थी। उस बीच में भी मैं कुछ तैयारी करता था, उस बीच में मैं जीके कुछ नोट्स वगैरह बना लेता था, कुछ पढ़ता था उस बीच में। ओके, अभी हमारी बात हो रही थी जब इंटरव्यू से पहले, तो आपने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरा सिलेक्शन कैसे हो गया, ये फील नहीं कर पा रहा मैं। तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको? आपकी तैयारी में कुछ कमी रह गई थी, कुछ छूट गया था आपका? जी, बहुत कुछ तो अभी मैंने पढ़ा भी नहीं है। जैसे ज्योग्राफी मैंने पूरी कंप्लीट भी नहीं की है। कुछ ऐसे टॉपिक्स मैंने छोड़ रखे थे जो मैं सोचा था कि अगले अटेम्प्ट में करूंगा, क्योंकि ये अटेम्प्ट तो मैं ट्राइबल की तरह खेल रहा था कि बस देखता हूँ कि नेक्स्ट ईयर जब मैं दूंगा तो कैसा जाएगा।
इस बार तो मैं बस प्री निकालने के लिए आया था इस फील्ड में। ओके, तो अब आपकी अगर ओवरऑल हम स्ट्रेटजी की बात करें तो आपने 4-5 महीने में आपने सिलेक्शन ले लिया, एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट आपने ली है, तो ये अच्छी खासी पोस्ट है। तो कैसे आपकी तैयारी हुई? आप जैसे मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश और जीके जीएस सब पढ़ना पड़ता है इसमें, जी। तो मैथ से ही हम लेकर चले, तो मैथ कैसे अपने पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, क्या क्या किताबें फॉलो करी हमने? जैसे मैं एक बार और एसएससी के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था, तो मुझे पता चला कि मैथ्स किससे पढ़ना चाहिए और क्या क्या टीचर्स हैं। तो मैथ्स के लिए मैंने गगन प्रताप सर को फॉलो किया, अर्थमेटिक के लिए बेसिकली, और एडवांस मैथ्स के लिए मैंने पवन राव सर को फॉलो किया। उनके लेक्चर्स यूट्यूब से ही जो थे वो देख रहा। यूट्यूब पे जो फ्री इनके वीडियोज हैं वहीं से आपका कंप्लीट मैथ हो? जी। ऐसा नहीं लगा कि कुछ इनकम्प्लीट रह रहा है तो पेड कोर्स लेना चाहिए? जी नहीं, वो पढ़ने के बाद, नोट्स बनाने के बाद मेरे ऑलमोस्ट 95% क्वेश्चंस बन रहे थे प्रीवियस ईयर के, तो मुझे सफिशिएंट लगा। मतलब अगर कोई यूट्यूब से पढ़ना चाहता है, इसके पास मतलब फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं कि कुछ कोर्स ले पाए, तो यूट्यूब से अर्थमेटिक गगन सर से और पवन राव सर से ज्योमेट्री की जो क्लासेस है वहां से सही से कवर हो जाएगा उसका? हाँ, वो कवर तो हो सकता है, लेकिन अगर किसी को अगर कुछ क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम होती है तो वो बैचेस भी खरीद सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, फिर वहां से आपने उनके क्लासेस लिए और आपने नोट्स बना लिए? जी। और फिर रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए कौन सी? रिवीजन के लिए वही मैंने पिनाकल की बुक सॉल्व की है, 2 से 3 बार उसी बुक को बार सॉल्व किया है, और कुछ एक्स्ट्रा किया नहीं मैंने। और मॉक लगाए होंगे आप? मॉक्स तो डेली, मॉक्स ही तो ब्रह्मास्त्र था मेरा, तो वो डेली मॉक्स दिया मैंने, करीब 120 मॉक्स दिए प्री से पहले, और मेंस के बहुत कम ही, मतलब बहुत ज्यादा मॉक्स दे ही नहीं पाया था, समय नहीं था मेरे पास। ओके, और मैथ को मतलब जैसे फास्ट करने के लिए सब क्या आपने कैलकुलेशन के लिए कैसे क्या प्रैक्टिस करी? कैलकुलेशन के लिए गगन प्रताप सर का ही बोला हुआ है, वो 1 से 25 तक के टेबल, और स्क्वायर्स 40 तक 50 तक, क्यूब्स भी 20-25 तक मैंने याद, बहुत सारे याद नहीं भी थे, बट ज्यादातर मैंने याद करने की कोशिश किया। फ्रैक्शन, डेसिमल कन्वर्जन, ये सारी चीजें थी। ओके, अब जैसे आपने एडवांस मैथ और ये अलग अलग आपने पढ़ा है, जी। ठीक है, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ कुछ चीजें आपकी छूट गई थी, आपकी तैयारी इनकम्प्लीट थी कहीं ना कहीं, तो कौन से ऐसा आपने देखा कि कौन से चैप्टर से कम पूछता है? अभी जो 2023 का जो ट्रेंड था, कि ऐसा आपको कोई लगा हो चैप्टर के नहीं भी करके जाते तो भी हमारा सिलेक्शन हो जाता, जैसे उस पर समय ज्यादा देना पड़ता है लेकिन उसका वेटेज कम है, ऐसे कोई चैप्टर ऐसे हैं एडवांस मैथ में या फिर अर्थमेटिक? एडवांस मैथ में जैसे नंबर सिस्टम जो चैप्टर्स हैं, तो पूरा करने की जरूरत भी नहीं है, मतलब बेसिक से ही सवाल आते हैं उससे। जैसे इस बार भी क्वेश्चन पेपर मैथ्स का टफ था, बट फिर भी मतलब ज्यादा सवाल नंबर सिस्टम के इजी ही थे उसमें। स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी पे मैंने ज्यादा काम नहीं किया था, इसलिए मेरे कुछ क्वेश्चन उससे छूट रहे थे, बाकी सारे ठीक था पेपर। आपके मार्क्स क्या रहे ओवरऑल, आप बता पाओगे सब्जेक्ट वाइज? प्रीलिम्स में मेरे रॉ स्कोर 154 थे, और फाइनल स्कोर 162 के आसपास थी। ओके, और मेंस में? मेंस में पहले मेरे स्कोर 324 बन रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद जो अभी रिवाइज रिजल्ट हुआ तो 316 हो गया उसमें। ओके, सब्जेक्ट वाइज कितने मार्क्स रहे आपके? मेंस में सब्जेक्ट वाइज मेरे मैथ्स में 70 थे आउट ऑफ 90, और रीजनिंग में 78 थे, जीके में 53 मार्क्स थे, और इंग्लिश में 115 मार्क्स थे। ओके, तो इंग्लिश की कैसे आपने तैयारी करी? इंग्लिश के बारे में थोड़ा। इंग्लिश में मैंने नीतू मैम की बुक फॉलो की, और कोई लेक्चर्स तो नहीं देखे, उनकी बुक के ही ग्रामर मैंने जितने भी 20-25 जो चैप्टर्स हैं उनके, उसी को 2 से 3 बार बनाया है, उसी का शॉर्ट नोट्स भी बनाया था, उसी में अंडरलाइन करके सब कुछ, बस वही फॉलो किया है। तो नीतू मैम की वॉल्यूम 1 सफिशिएंट है ग्रामर के लिए? तो सफिशिएंट है। ओके, फिर वोकैब के लिए मैंने प्री से पहले नीतू मैम का ही बुक सॉल्व किया था, बुक याद किया था, और मुझे तो आइडिया नहीं था ब्लैक बुक के बारे में, लेकिन फिर जब मैंने प्री दिया तो मैंने मेंस के लिए ब्लैक बुक को फॉलो किया, मुझे लगा कि कुछ छूट सकता है, तो मैंने ब्लैक बुक को प्रेफर किया, और बहुत समय नहीं था इसीलिए मैंने उसको 2 से 3 बार बस रीडिंग किया था, ज्यादा मैंने याद करने की कोशिश नहीं की। और इंग्लिश बैकग्राउंड मेरा था पहले से, तो थोड़ा मुझे फायदा मिला, और नीतू मैम का बुक याद पहले से ही था, तो उसका भी मुझे ब्लैक बुक में बहुत हेल्प मिला करने में। तो ये कैसे ब्लैक बुक ना एक मतलब बहुत मोटी हो जाती है जी, और उसको याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, जैसे क्या उसकी आपकी क्या टेक्निक क्या थी, कैसे आपने उसको याद किया इतने सारे वोकैब को? जैसे उसमें 4-5 सेक्शन होते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, बहुत सारे, तो उन सब का मैंने डेली 100 वर्ड्स रीड करने का सोच रखा था, ज्यादा उसको प्रेशर नहीं दे रहा था कि उसको याद ही करना है, जितना बार रीड करेंगे उतना बेटर होता जाएगा, वो इंट्यूशन सबकॉन्शियस माइंड में जाता जाएगा, तो वो इंट्यूशन के तौर पे काम आता है, और बाकी रीडिंग तो डेली में करता ही था, तो उससे भी बहुत फायदा होता था। ओके, बाकी ये कॉम्प्रिहेंशन ये सब ये कैसे? कॉम्प्रिहेंशन के लिए रीडिंग था तो एक टेलीग्राम चैनल था इंग्लिश माध्यम करके, वो विकास ताया सर, एक पिछले साल के ऑल इंडिया रैंक 7 है 2022 बैच के, तो उनका स्ट्रेटजी था, तो उनको मैंने फॉलो किया था। ओके, अभी जीके जीएस की बात करें तो वो कैसे किया?
जीकेजीएस के मैंने अलग अलग सेक्शंस को ब्रेक डाउन कर दिया था। जैसे हिस्ट्री को मैंने 3 अलग अलग पार्ट में ब्रेक किया था, जो कि है भी, और पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी को मैंने अलग ब्रेक किया था, साइंस को अलग रखा था। तो सबसे टफ इसमें मुझे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी ही था। बाकी साइंस बैकग्राउंड था तो मेरे लिए काफी इजी था उसको टैकल करना। तो लूसेंट से काम मेरा हो गया उसमें। बाकी सारी चीजें लूसेंट से ही हुई थी। कुछ चीजों की मैंने वीडियोस देखी हैं, बाकी सब तो अच्छा ही है। लूसेंट को अगर अच्छे से पढ़ लो तो हो जाता है काम। लूसेंट को मैंने 3 से 4 बार रीड किया, बढ़िया से जी। ओके, अब जैसे मोटिवेशन की अगर बात करें तो जैसे आपने पहले बीटेक किया, ठीक है, फिर जॉब भी करी प्राइवेट, तो एक बहुत लंबा पीरियड हो जाता है, तो पढ़ाई का इतना वो जो शुरुआत में जो जोश और जुनून होता है वो इतना रहता नहीं है। तो मोटिवेशन कैसे आया जॉब करते हुए प्राइवेट की, मुझे सरकारी जॉब करना है, फिर आपको वहां भी प्राइवेट जॉब भी कर रहे हो, फिर पढ़ने का भी टाइम निकाल रहे हो। ऐसा कभी नहीं सोचा कि जॉब चल रही है प्राइवेट, ठीक है, यही सैलरी भी अच्छी हो जाएगी कुछ दिनों में? कैसे आया मोटिवेशन? मोटिवेशन तो जैसे कि अगर देखा जाए तो प्राइवेट जॉब का क्रेज जो है बिहार में बहुत ही कम है। मतलब अगर आप 1 लाख रुपए महीना भी प्राइवेट जॉब से कमा रहे हो तो आपको फैमिली में वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। तो मैंने बहुत सारे ग्रुप डी वालों को भी देखा, कांस्टेबल्स को भी देखा, उनकी जॉब को मैं छोटा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन देखा कि उनको भी सोसाइटी में हम लोग से ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है और बहुत कुछ, मतलब उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है सोसाइटी में। तो मैंने सोचा कि अगर कुछ जॉब करना ही है तो क्यों ना गवर्नमेंट जॉब के लिए 1-2 साल तैयारी करके देखते हैं कैसा होता है। तो मैंने सोचा कि 2-3 साल एसएससी को दे के देखता हूँ, अगर अच्छा रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर कॉर्पोरेट में ही आगे बढ़ जाऊंगा। ओके, आपको क्या लगता है कि आपकी मतलब ऐसी क्या क्वालिटी रही है, फिर ऐसी क्या टेक्निक कुछ रही, नंबर ऑफ वो बताना चाहो आप क्वालिटीज अपनी, कि आपके 4-5 महीने में सिलेक्शन हो गया? बाकी जैसा कि आप बता रहे थे आपका एक फ्रेंड 2014 से तैयारी कर रहा था तो उसका अब जाके सिलेक्शन हुआ है, ऐसा क्या डिफरेंस लगता है दोनों में? वो मेरा फ्रेंड 2016 से तैयारी कर रहा था, 6-7 साल उसको समय लग गया एसएससी में। तो वो ज्यादा खुश भी था, मुझे उतना खुशी महसूस भी नहीं हो रही थी कि सिलेक्शन हो गया, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं फील हो पा रहा था। बट उसकी खुशी देख के मुझे लगा कि चलो कुछ बड़ा अचीव किया लग रहा है। अगर बैकग्राउंड की बात करूँ तो मेरा मैथमेटिकल बैकग्राउंड रहा है, इस कारण से मुझे मैथ्स रीजनिंग में बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत पड़ी नहीं है। एक बार पढ़ के मुझे समझ में आने लगी सारी चीजें और क्वेश्चंस भी बनने लगे। तो और बस जीके में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा है। जीके में मैंने समय डेली 4 से 5 घंटे जीके में मैंने दिया है। पिनाकल बुक मैंने सॉल्व किए बढ़िया से 2-3 बार, उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं सारे मैंने रीड किए, सारे नोट्स भी बनाए, तो जीके में थोड़ा समय लगा है। ओके, जो 2024 वाले बच्चे आपको देख रहे हैं, अगर आपने जैसे महसूस किया हो कि एस्पिरेंट्स क्या क्या गलतियां करते हैं, जैसे आपने तैयारी शुरू करने से पहले स्ट्रेटजी भी देखी थी टॉपर्स की, तो वहां से भी एनालिसिस किया होगा, तो अभी आप ओवरऑल कोई गलतियां बताना चाहो एस्पिरेंट्स की, तो क्या ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, साल चलते रहता है, वो उस सर्कल में फंस जाते हैं? जी, तो मॉक टेस्ट कम देना एक सबसे बड़ी गलती है कि तैयारी पूरी हो जाएगी तो मॉक टेस्ट दूंगा। मैंने जब मॉक टेस्ट देना शुरू किया, मेरा बैकग्राउंड अच्छा होने के बावजूद ही मुझे 80-70 नंबर आ रहे थे शुरुआत में, धीरे धीरे बढ़ के वो 150-160 तक भी पहुंचे और मेरा फाइनल स्कोर भी वही रहा। तो मॉक टेस्ट दें, डेली दें। अगर आपकी तैयारी शुरू भी कर रहे हैं तो एक बार मॉक टेस्ट देते ही रहे, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और धीरे धीरे ही तैयारी शुरू करते ही धीरे धीरे तैयारी खत्म होगी और मॉक टेस्ट में आपके स्कोर बढ़ते रहेंगे। कौन से मॉक टेस्ट लगाए? मॉक टेस्ट मैंने 2 कर दे थे, टेक्स्ट बुक के और ऑली बोर्ड के, तो दोनों ही मैं रेगुलर इंटरवल पे देता था। कैसे मॉक टेस्ट कैसे देना चाहिए, मतलब कैसे आपने दिए और कब किस स्टेज पे आके मॉक टेस्ट देना चाहिए? मॉक टेस्ट मैंने डे 1 से दिया, जब मैंने कोई तैयारी शुरू नहीं की तब से भी मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ कि मेरी क्या तैयारी है, मुझे कितनी तैयारी करनी पड़ेगी, ये सब देखने के लिए भी मैंने मॉक टेस्ट से ही शुरुआत की थी सबसे पहले। तो मैंने वहां पे देखा कि मेरी मैथ्स ठीक है, मुझे टाइम ज्यादा लग रहा है लेकिन मेरी मैथ्स ठीक है, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है। रीजनिंग पे भी मुझे थोड़ा काम करना पड़ेगा, बाकी इंग्लिश में जो वोकैब पे थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ये सब मुझे समझ में आ गया। और जीके तो मेरी पूरी नल थी, उसमें सिंगल डिजिट में मार्क्स आ रहे थे। तो मार्क्स से ही मुझे सारा आइडिया लगा कि मेरे बारे में, सेल्फ एनालिसिस मुझे पता चला कि कैसा है मेरा और कैसा मेरा पर्सनालिटी है, मतलब कैसे मुझे आगे काम करना है। ओके, आप जॉब करते हुए आपने तैयारी करी, तो आप थोड़ा रूटीन बताना चाहोगे आपका सुबह से जैसे जगह उसके बाद कैसे पूरा रूटीन रहता था, कितने घंटे आप निकाल पाते थे पढ़ने के लिए? जैसे मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ तो मैं 4 से 5 बजे उठ जाता था सुबह में, बिना अलार्म के मैं डेली ही उठता हूँ, अभी भी उठता हूँ। सिलेक्शन के बाद भी मैं अभी उठ रहा हूँ, रील्स ही चला रहा हूँ लेकिन मैं उठ रहा हूँ। तो सुबह उठ जाता था और सुबह उठ के बाहर वॉक करके चाय पी के अपना घर पे वापस आके पढ़ाई शुरू करता था। 2 से 3 घंटे मैंने पढ़ाई करने के बाद अपना सारे काम वाम करके फिर मैं ड्यूटी करने बैठ जाता था। ऑनलाइन ही मेरा ड्यूटी था, लैपटॉप पे ही, उसी लैपटॉप पढ़ाई भी करता था, उसी लैपटॉप पे काम भी करता था। तो काम फिर चलता था, काम 9 से 9 to 5 वाली जॉब थी, तो 9 से 6 भी बज जाते, 7 भी बज जाते थे। तो उस बीच में भी मैं तैयारी करता था, कभी कुछ छोटे मोटे क्विज लगा लिए, फोन पे क्विज लगा लिया,
या कुछ क्वेश्चंस देख लिए जीके के, तो ऐसे करके तैयारी। और उसके बाद फिर मैं 7 बजे के बाद फिर डिनर करके 9 से 12 बजे तक पढ़ता 2-3 घंटे। तो टोटल पढ़ाई के लिए मेरे पास 4 से 5 घंटे 6 घंटे कभी कभी मिलते थे। और वीकेंड में मेरे पास ज्यादा समय होता था तो मैं 2-3 मॉक टेस्ट देता था, एनालिसिस करता था और ज्यादा वीकेंड्स पे पढ़ाई करता था। ओके, ओवरऑल आपने जैसे रिवीजन का और सब्जेक्ट वाइज कैसे आपने डिवाइड कर रखा था, स्ट्रेटजी कैसे बना रखी थी कि मैथ पढ़ूंगा 2 घंटे, रीजनिंग पढ़ूंगा, कैसे पूरा ये कैसे बनाया था? कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं थी कि 2 घंटे मैथ से पढ़ना है, कोई टाइमिंग नहीं था कि इतना पढ़ना ही है। बस ये था कि हाँ आज ये खत्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ड्यूटी का भी कोई फिक्स नहीं होता था कैसा काम है। कभी कभी ड्यूटी आवर्स के बाद भी आपको काम करना पड़ जाता है। तो वो सब देखने के बाद ही मतलब आप अपना शेड्यूल तैयार करते हो कि आप क्या क्या करना चाहते हो आज। तो ज्यादातर टाइम मैं पूरा नहीं कर पाता था, मैं सच बताना चाहता हूँ कि ज्यादातर टाइम मैं पूरा नहीं कर पाता था अपने डेली टारगेट्स। बट मैं कोशिश करता था कि 70-80% भी डेली अपने टारगेट्स को कंप्लीट कर सकूं। बस वैसे ही करते करते सारा हुआ। रिवीजन कैसे करते थे आप? रिवीजन मैं ज्यादातर वीकेंड्स पे रिवीजन करता था। रिवीजन के लिए मैथ्स में तो डेली मॉक दे ही रहा हूँ, रीजनिंग में मॉक्स दे ही रहा हूँ, तो वो भी एक रिवीजन का ही पार्ट है। उसके एनालिसिस भी एक रिवीजन ही हो रही है। और इंग्लिश में वोकैब में डेली रीडिंग कर रहा था, तो मतलब 250 नए और 250 पुराने वोकैब में रीड करता था, तो इससे रिवीजन भी रेगुलर होता रहता था। और जीके में मैंने नोट्स बना रखे थे, तो उसको डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट उसको एक बार पढ़ लेता था, तो बहुत सारे रिवीजन होते रहते थे। बाकी क्वेश्चन बनाते बनाते ही रिवीजन होता है। ओके, सोशल मीडिया के बारे में थोड़ा बताओ, डिस्ट्रैक्शन के बारे में थोड़ा बताओ कि जब जैसे फोन है, जैसे अभी आप कह रहे हो रील देखता हूँ सुबह जग के, ठीक है, रील का ये सबको ही हो गया है रील, है ना, तो कैसे उन डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचते थे आप? आप चैनल्स वैसे फॉलो करो कि आपको रील्स भी उसी तरीके के आएंगे। आपको रील से ही मोटिवेशन लो, आप डेली आप 10 मिनट 15 मिनट के वीडियोस आप देखते अगर जाओगे मोटिवेशन के लिए, फिर मोटिवेट होगे, फिर खड़े होगे, फिर मोटिवेट होगे, वो मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन आपका डिसिप्लिन है। अगर आप डिसिप्लिन रहते हो, डेली टारगेट्स कंप्लीट करते हो, तो वही एक मोटिवेशन है आपके लिए। तो आपका ये पहला ही अटेम्प्ट था और सिर्फ एसएससी सीजीएल का एक ही अटेम्प्ट आपने दिया? ये मेरा पहला और आखिरी ही अटेम्प्ट था, आगे से मैं एसएससी नहीं दिया। एसएससी का कोई और एग्जाम दिया आपने? मैंने सीएचएसएल का फॉर्म भी भरा था, लेकिन फिर मैंने उसका मेंस नहीं दिया, क्योंकि तब तक मेरा सीजीएल का आंसर किया आ गया था। ओके, अब थोड़ा इसके बारे में बताओ, सेल्फ स्टडी के बारे में, कि सेल्फ स्टडी से ना लोगों को मोटिवेशन नहीं आ पा रहा है। बहुत सारे बच्चों से हमारी बात होती है तो कहते हैं कि हमें ऑफलाइन की कोचिंग ज्वाइन करके हम पढ़ पाएंगे, है ना, फिर हम लाइब्रेरी जाके ही पढ़ पाएंगे। आप घर पे रह के मतलब कैसे आपने पूरा ये कैसे किया कि यूट्यूब से क्लासेस देख रहे हो, फिर टेलीग्राम पे टारगेट सीरीज आपने, तो टॉपर हैं विकास ताया जी, उनके आपने वो कर रखा है। ओवरऑल इसके बारे में बताओ, कैसे मतलब मैनेज कैसे कर सकता है एक एस्पिरेंट जिसके पास मतलब कोचिंग नहीं ले सकता, घर पे रह के वो भी ऐसे ही पढ़ना चाह रहा है, कैसे सबको मैनेज कैसे करे? अगर आपके घर पे फैमिली वैसे सपोर्ट कर रहे हैं कि आपको अगर ज्यादा काम नहीं दिया जा रहा है, या फैमिली अगर शांति ऐसा घर है आपका, तो आप घर पे पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन करना ही चाहिए मैं तो कहूँगा। मेरे घर में लाइब्रेरी जैसा ही माहौल था, कोई था नहीं ज्यादा डिस्टर्बेंस के लिए, तो मैं घर पे तैयारी कर पा रहा था। ओके, अब विकास ताया जी की थोड़े बताओ, क्या उनने ऐसे क्या सीक्रेट्स आपको बताए, क्या स्ट्रेटजी में ऐसी चीजें जो पॉइंट बताए बहुत इंपॉर्टेंट आपकी इस जर्नी में रहे, आपके सिलेक्शन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया? जी, उनका योगदान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि जैसा उन्होंने स्ट्रेटजी बताया मैंने डिट्टो वही कॉपी किया और उन्हीं को फॉलो किया। ज्यादा मेरे पास समय भी नहीं था कि मैं एक्सपेरिमेंट्स कर सकूं अलग अलग टॉपर्स के इंटरव्यू देख करके या अलग अलग टॉपर्स के मोटिवेशन लेकर के। तो मैंने उनको ही फॉलो किया, मुझे अच्छा भी लगा उनका मतलब जो भी स्ट्रेटजी था शुरुआत से। तो जीके के लिए उन्होंने ही बताया कि लूसेंट इज इनफ है, लूसेंट काफी है, और पिनाकल भी काफी, दोनों का अगर मिक्सचर बना करके अच्छे से पढ़ाई किया जाए तो इनफ है दोनों। और रीजनिंग मैथ्स के लिए तो बस लेक्चर से ही काम चल गया, उसमें ज्यादा कुछ तो था नहीं करने के लिए। इंग्लिश में उन्होंने जो बताया, तो उन्होंने ब्लैक बुक मना किया था, लेकिन मैंने प्री में उसका यूज नहीं किया, लेकिन मेंस में मुझे लगा कि ये सफिशिएंट नहीं है, तो मैंने ब्लैक बुक पे शिफ्ट कर लिया। गगन सर के बारे में थोड़ा बताओ, कैसे आप मतलब वो जैसे बहुत सारे बच्चे क्या कमेंट्स करते हैं, हालांकि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत सारे टॉपर्स भी वहां से निकलते हैं, लेकिन कुछ बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि बहुत ज्यादा वो मतलब हैवी, बहुत टफ क्वेश्चन करवाते हैं, है ना, तो इतना वो करने की जरूरत नहीं होती। आपकी कैसे ट्यूनिंग बैठी, कैसा लगा उनके साथ मतलब उनसे पढ़ के? गगन सर को मैं बहुत पहले से उनका यूट्यूब चैनल पे जुड़ा हुआ, उनको पहले से भी देखता रहा, भले मैं उनसे मैथ्स नहीं पढ़ रहा था, लेकिन फिर भी मतलब उनके बोलने का तरीका, पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत पसंद था। मोटिवेशन भी उनसे भी एक बार मुझे उन्होंने बात मुझे नहीं बताई थी, यूट्यूब पे बताई थी कि करना है तो जान लाया करो, नहीं तो जाने दो। तो मैं बस इसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा था कि करेंगे नहीं तो फिर छोड़ ही दे देंगे, फिर क्यों ही करना है, काम तो चल ही रहा है, सब कुछ चल ही रहा है। अगर आपके लाइफ में डिफिकल्टीज नहीं तो फिर कोई जरूरत नहीं किसी चीज का तैयारी करने का। तो उन्हीं के बात को मैं आगे फॉलो करते रहा। ओके, और रीजनिंग कहाँ से करी आपने? रीजनिंग मैंने
जैसे कि अलग अलग टॉपिक वाइज मैंने सिलेबस से छाटा पहले हर हर टॉपिक को। और जब मैंने उस टॉपिक को सर्च किया तो मुझे सबसे पहले तो एक बैंकिंग के रीजनिंग के टीचर मुझे मिले, तो उनसे मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ना। एक सौरभ सर करके बैंक अड्डा में पढ़ाते हैं वो, तो उनका मैं रीजनिंग पढ़ा था, उनसे पढ़ा था। चलिए, बहुत सारी बातें करी लगभग। तो अभी इंटरव्यू के इस लास्ट में बच्चों से आप क्या बोलना चाहोगे, क्या मैसेज उनको देना चाहोगे 2024 में तैयारी कर रहे हैं? अगर आप फ्रेश एस्पिरेंट्स हो, नए एस्पिरेंट्स हो, तो आप मॉक देना शुरू करो। आप वेट मत करो कि मेरा सिलेबस 50% कंप्लीट हो जाएगा, 70%। सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा, मेरा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन सिलेक्शन हो चुका है। तो आप तैयारी शुरू करो, मॉक्स देना शुरू करो। अब मैंने 4-5 महीने में किया, आपके पास अभी भी 8-10 महीने पड़े, सितंबर में एग्जाम होना है, तो आप अभी से तैयारी शुरू कर सकते हो। जैसे मैंने बताया, और भी टॉपर्स के अलग अलग सब टॉपर्स के मिला के डिटेल एनालिसिस बनाओ कि आपके लिए क्या बेहतर है, क्योंकि सब पर्सनालिटी वाइज डिपेंड करता है किस पे क्या सूट करता है, क्या नहीं करता है। ओके, एक दो क्वेश्चन और थोड़ा मैं पूछूंगा कि एग्जाम प्रेशर के बारे में थोड़ा बताओ। जैसे एग्जाम हॉल में जाते हैं तो वहाँ का प्रेशर अलग होता है, मॉक लगाने की बात अलग होती है, रूम पे आप लगा रहे हो अपने बैठ के। तो थोड़ा एग्जाम प्रेशर के बारे में बताओ। बहुत सारे बच्चे क्या है, एग्जाम हॉल में जाके सारा गड़बड़ कर देते हैं, थोड़ा प्रेशर ज्यादा ले लेते हैं, पसीने आने लगते हैं उनके हाथ में। तो कैसे हैंडल करना चाहिए? प्रेशर आप मॉक दे के ही हैंडल कर सकते हो, क्योंकि अब 10 एग्जाम तो आप देने से रहे। आप अगर चाहते हो कि पहली बार में सिलेक्शन ले आगे बढ़ जाए, तो उसके लिए आपको मॉक्स ही आपका प्रेशर भी हैंडल करना सिखाएगा। हर तरीके से आप मॉक दो कि पहले मैथ्स लगा लेते हो, पहले रीजनिंग लगा लेते हो, क्या आपके लिए बेहतर है। हर स्ट्रैटेजी बनाओ, सब चीज के लिए हर डिटेल स्ट्रैटेजी होती है, हर चीज के लिए स्ट्रैटेजी होती है। कोई अगर रैंडमली उठ के गया और पहले मैथ्स आ रहा तो मैथ्स ही लगा लेते हैं, पहले जीके आ रहा तो जीके ही लगा लेते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। आपका एक टाइम फिक्स होना चाहिए कि आप अगर मैथ्स लगा रहे हो तो उस टाइम पहले मैथ्स लगाएंगे, फिर जीके लगाएंगे, फिर इंग्लिश लगाएंगे, सबके लिए अलग है वो। अब थोड़ा रिजल्ट के बारे में भी पूछ लेते। जब रिजल्ट आया उसके दिन के बारे में थोड़ा बताओ, और अब कैसा माहौल है रिलेटिव्स में, फैमिली में? पहले आप प्राइवेट जॉब कर रहे थे, और जैसा कि आपने बताया आपके यहाँ गवर्नमेंट जॉब का थोड़ा ज्यादा भौकाल है, ज्यादा रेस्पेक्ट मिलती है। अब कैसा माहौल है ना? ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो बात भी नहीं करते थे उनका मैसेज आए हो, क्या हुआ ऐसा आपके साथ? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि सिर्फ एक ही इंसान को भरोसा था कि मैं इस बार ही एग्जाम निकाल लूंगा, वो मैं भी नहीं, वो मेरा एक फ्रेंड है राजा श्रीवास्तव। उससे ज्यादा मोटिवेट हमको कोई नहीं किया, मतलब हर दिन ही वो हमको मोटिवेट कर रहा है कि नहीं भाई हो जाएगा। हम बस बोल रहे कि मेरा प्री निकलेगा भाई, मेंस नहीं हो पाएगा, लेकिन वो बोल रहा है कि भाई हो जाएगा तेरा, हमको पता है। मेरे माँ बाप से भी ज्यादा उसको पता था कि मैं कर जाऊंगा, मेरा शुरू से ही वो फ्रेंड रहा है। और किसी को भी भरोसा नहीं था कि मैं कर जाऊंगा। मेरे पापा से मैंने बाद में बात की, आपको लगता था कि मैं कर जाऊंगा फर्स्ट बार में? तो उन लोगों को उन्होंने भी कहा कि नहीं, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि पहली बार में ही हो गया, क्योंकि आसपास का ऐसा माहौल है कि ज्यादातर लोग का नहीं ही हो रहा है, बहुत कम ही लोग का हो रहा है। तो फैमिली में भी किसी का पहला ऐसा, बहुत कम लोग ग्रेजुएटेड है मेरे फैमिली से ही, तो बहुत अच्छा खुशी का माहौल है। और इन्फोसिस में जब मैं लगा था तो सब मुझे अच्छी ट्रीटमेंट दे रहा था। अब तो गॉड लेवल ट्रीटमेंट चल रहा है घर में। ओके, एक्साइज इंस्पेक्टर के बारे में आपके मम्मी पापा को पता है कि इसमें वर्दी मिलती है, स्टार मिलते हैं? कैसा ये सब सुन के आपने एक्साइज इंस्पेक्टर की वर्दी फोटो दिखाए होंगे, तो कैसा महसूस कर रहे हैं, फील कैसा? उनको अभी तक यही लगता है कि ये एक पुलिस वाली जॉब है। ये पुलिस है, मतलब पुलिस बन गया मेरा बेटा। उनको कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में बहुत ज्यादा कि क्या इस पे काम है, क्या नहीं काम है। वर्दी का ही मतलब एक बात चल रहा है कि हाँ वर्दी मिल रही है, सबको वही बता रहे कि वर्दी वाली जॉब है, 3 स्टार वाली जॉब है, बस यही। ओके, आपने जब सिलेक्शन हो गया, आपको पता चल गया कि एक्साइज इंस्पेक्टर बन गया, उसके बाद जॉब पोस्ट को लेकर रिसर्च करी होगी आपने कि कैसी पोस्ट है, क्या काम है, तो कैसा क्या पता चला इसमें क्या काम होता है, थोड़ा उसके बारे में बताओ। अभी तक तो मुझे बहुत सारी पोस्ट के बारे में नॉलेज भी नहीं है कि और क्या क्या पोस्ट होती हैं इसमें। तो मेजर 4600 ग्रेड पे वाली जॉब के ही मैं लिए ट्राई कर रहा था, क्योंकि उससे नीचे वाली जॉब के लिए मेरे पास सफिशिएंट सैलरी मुझे मिल रही थी इन्फोसिस में भी। तो मैंने एक्साइज इंस्पेक्टर बारे में थोड़ा पता किया तो मुझे पता चला कि टैक्स कलेक्शन का ही ज्यादातर काम है, क्लरिकल काम ही है ज्यादातर। वर्दी भी कभी कभी ही पहननी होती है, तो वर्दी का बस भौकाल है, बस भौकाल भी नहीं, भौकाल बहुत बड़ा चीज होता है अपने यहाँ। तो बस अच्छा लगता है, अब लग भी रहा है कि चलो कुछ करेंगे आगे की क्या प्लानिंग है? आगे की प्लानिंग अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अब कम एज में अगर आपका निकल गया है, जल्दी हो गया, तो यूपीएससी के लिए ट्राई कर सकते हो। तो अभी तो ट्रेनिंग वगैरह के बाद देखते हैं कि क्या करना, पहले इसमें भी कुछ काम सीख लें अच्छे से, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। चलिए, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ आए वंस अगेन। तो साथियों, आपको बहुत कुछ पता चला होगा इनकी जर्नी के बारे में, जैसा कि इन्होंने शेयर किया, और 4-5 महीने में कैसे लगातार डेडिकेशन बरकरार करते हुए अपना सिलेक्शन लिया है। जॉब कर रहे थे, उसके साथ साथ पढ़ाई करी इन्होंने। तो अगर आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत के प्रति ईमानदार हो, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, तो आपका भी सिलेक्शन ज्यादा दूर नहीं है।
अरे थोड़ा बहुत समय लग सकता है, कुछ कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं एक दो अटेम्प्ट में, तो ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दो अपनी तैयारी, लगातार तैयारी करते रहोगे तो एक न एक दिन आपकी भी जो मनपसंद पोस्ट है वो आपको जरूर मिलेगी। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप सभी लोग कोई भी क्वेरीज होते हैं मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।